हेलो दोस्तों, मैं रवि व्यास। आज आपका इस वीडियो में पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर का बुक कोड 3004 का सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ। साथ में जो आज अपने टॉपिक डिस्कस कर, ठीक है। अब क्या है कि 3004 जो है वो आपका सब्जेक्ट क्या है, जो टॉपिक आएंगे वो पहला आएगा, दूसरा आपका रहने वाला है डीसी मोटर, और तीसरा जो टॉपिक आप रहेगा ट्रांसफॉर्मर। ठीक है जी। अब क्या है कि जो ये तीन टॉपिक है, ये तीनों टॉपिक मिलके आपका कोड कौन सा बना है, 3004। ठीक है। इसमें भी अपने क्या करेंगे, इसमें जो पेपर का पैटर्न रहेगा वो 10 क्वेश्चन आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है आपके ऑब्जेक्टिव, और फिर उसके बाद जो है वो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आने स्टार्ट होंगे। जैसे कि पहले आएंगे स्मॉल जो है क्वेश्चन है, जिसमें से अपने बात करें कि जो 8% 8 क्वेश्चन रहेंगे आपके जो है छोटे क्वेश्चन, जिनमें से 6 आपको करने जरूरी होंगे, और इनका रहेंगे वो ये 3 अंक का रहेगा। जो ऑब्जेक्टिव है प्रत्येक अंक का रहने वाला है। फिर दूसरा, ये पहला पार्ट हुआ आपका है जो है छोटे क्वेश्चन का, ये है जो इसमें आप 5 लाइन तक इसके आप जो है उत्तर का जो आंसर है वो 5 लाइन तक आपके बाद जो है वो आएंगे आपके बड़े क्वेश्चन। उनमें जो है वो बड़े क्वेश्चन जो रहेंगे उसमें से आपको जो है वो 4 करने होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 8 अंक का आपका। ठीक है जी। और इसको आप कम से कम 15 लाइन में लिखना या 150 करें। ठीक है। तो ये पेपर का पैटर्न रहेगा। तो इस वीडियो में भी अपने इस हिसाब से पढ़ेंगे कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भी मिले, सब्जेक्टिव का भी मिले, और सब्जेक्टिव में दोनों टाइप के मिले, स्मॉल क्वेश्चन का भी और जो बड़े क्वेश्चन है उनका भी। ठीक। अब अपने यहाँ पढ़ेंगे डीसी मशीन, और जो 3004 कोड है आपका पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का इलेक्ट्रिकल का, उसके 2 टॉपिक इससे क्लियर होंगे। कौन कौन से? डीसी जनरेटर, डीसी मोटर को मिला के ही क्या बनी है, डीसी मशीन बनी है। देखते हैं डीसी मोटर और जनरेटर की कंस्ट्रक्शन में क्या फर्क है, वर्किंग में क्या फर्क है, और प्रिंसिपल में क्या फर्क है। तो चलिए सबसे पहले बात करता हूं मैं डीसी जनरेटर की। ठीक है। कोई भी चीज पढ़ते हैं सबसे पहले उसका प्रिंसिपल का आपको ध्यान होना चाहिए कि किस प्रिंसिपल पे वो काम करती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाता है इस प्रिंसिपल पे कि डीसी मशीन है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है, तो आप बोलेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर जो है डीसी जनरेटर काम करता है। शॉर्ट में लिखें तो FLEM, इस सिद्धांत पे जो है डीसी जनरेटर या डीसी मशीन जो है वो काम करती है, पहली बात। दूसरी बात, जनरेटर करता क्या है? जनरेटर का मतलब है हर मशीन है वो कुछ इनपुट लेती है, और उस इनपुट को लेकर कुछ यूजफुल वर्क आउटपुट में अपने को देती है। तो अपने देखते हैं जनरेटर का मीन क्या हुआ कि जब भी अपने इनपुट में जो है देंगे एनर्जी देंगे, एनर्जी लेकर आउटपुट में अगर अपने को इलेक्ट्रिक, तो उसको क्या बोलेंगे अपने। अगर रिवर्स है, रिवर्स कैसे कि अगर इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे, मोटर। तो बेसिक डिफरेंस पहला यही हुआ कि जो जनरेटर है वो इनपुट अगर मैकेनिकल एनर्जी ले रहा है और आउटपुट में अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है तो वो क्या कहलाएगा, जनरेटर। और इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकर आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी दे तो वो क्या कहलाएगा, अपना जो है मोटर कहलाएगा। ठीक है। अब अगर ये आउटपुट एनर्जी मेरे को डीसी मिल रही है तो वो जनरेटर कैसा कहलाएगा, डीसी जनरेटर। और अगर इनपुट में जो है मैं क्या कहलाएगा, डीसी मोटर। तो ये जो 2 मोटर है, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर, क्या काम करती है, और फैराडे के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये काम करती है। तो ये चीजें इसमें है।
वो क्या था, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। अब की पार्ट्स क्या क्या रहेंगे कि डीसी मशीन जो है या डीसी जनरेटर की अपने बात कर रहे हैं, वो किन किन पार्ट से मिलकर बना रहेगा। तो जब उसकी बात करें, सबसे पहले क्या होता है इसमें, पोल। क्यों, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सबसे पहले क्या बनानी पड़ेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जैसे, है ना, उस पे जब मैं तार लपेट कर उसमें अगर वो कर दूं तो ये पूरा एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह इसके आसपास, और ये कब तक फील्ड, इसमें करंट का फ्लो हो रहा होता है। तो उस प्रकार की मैग्नेट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो सबसे पहले मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि बिना मैग्नेटिक फील्ड के जो है मेरी मोटर डिजाइन में नहीं कर सकता। और ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ठीक है, तो पहले पोल पे क्या होगी, हमेशा फील्ड वाइंडिंग होगी। पोल पे क्या होगी, फील्ड वाइंडिंग। जैसे कि इस डायग्राम में देखो, ये क्या है, एन और एस, ये क्या है, ये आपके पोल है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है, उसके बाद अगर अपने देखें दूसरा क्या रहता है, ये जो पार्ट है ये क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, स्टेशनरी पार्ट है। तो एक चीज अपने को यहां देखा कि जो पोल है या फील्ड वाइंडिंग है ना, वो हमेशा क्या रहती है, स्टेशनरी रहती है। किसमें, डीसी मशीन में। ठीक है, उसके बाद दूसरा, एक चीज स्टेशनरी रहेगी, एक चीज रोटेट करेगी। तो दूसरा पार्ट आता है रोटर। रोटर पे क्या होगी, आर्मेचर वाइंडिंग जो रोटेट करेगी। तो ये पार्ट कैसा रहेगा, रोटेट करेगा। तो ये अपना यहां इस डायग्राम में देखें तो ये क्या है, मेरा रोटर है, ये रोटेट करेगा, और ये जो है अपना क्या करेगा, स्टेशनरी रहेगा। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि एक्साइटेशन जो है, एक्साइटेशन किसको बोलते हैं अपने, कि फील्ड को इलेक्ट्रिक सप्लाई देना है ना। तो जो एक्साइटेशन हमेशा जो है वो सिर्फ डीसी जनरेटर में फील्ड को रहेगी, फील्ड एक्साइटेड रहेगा। और आर्मेचर जो है उस पे वाइंडिंग जरूर होगी लेकिन एक्साइटेशन नहीं होगा, कह सकता हूं, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ये आप लिखते जाना कि डीसी जनरेटर जो सिंगल एक्साइटेड मशीन है। वही बात करें अगर आगे मोटर की करेंगे तो मोटर क्या रहेगा, डबली एक्साइटेड रहने वाला है। ठीक है, तो ये बात थी। दो पार्ट आगे कौन कौन से, पोल जिसपे फील्ड वाइंडिंग रहेगी, जिसे मैं क्या बोल देता हूं, इसको मैं स्टेटर भी बोल सकता हूं। एक स्टेटर रहेगा जिसपे फील्ड वाइंडिंग होगी, जिसे पोल भी कह सकते हैं। एक रोटर रहेगा जो रोटेट करेगा, जिसपे आर्मेचर बंधी रहती है। ठीक है, फिर मैंने बात करी अगली एक्साइटेशन की, आगे चलते हैं। फिर पहला जो पार्ट्स की बात कर रहे थे अपने यहाँ पे, पार्ट्स डीसी जनरेटर के, तो पहला मैंने देखा क्या, स्टेटर, दूसरा हो गया रोटर। स्टेटर पे होगी मेरी फील्ड वाइंडिंग, रोटर पे होगी आर्मेचर वाइंडिंग। उसके अलावा क्या रहेगा, जो मेन पार्ट्स की बात करते हैं, फिर आता है कम्यूटेटर। जैसे कि इसमें यहां अपने देख रहे हैं डायग्राम में, ये क्या है, मेरा है, इसको क्या बोलते हैं अपने, कम्यूटेटर। और जो यहां जो अपने यहाँ पे अपने को दिख रहा है, ये वाले, ये क्या है, ब्रशेज है, ये क्या है, ब्रशेज है। तो कम्यूटेटर की बात करें तो कम्यूटेटर का एक नाम और भी है यहाँ पे, उसको कई जगह कम्यूटेटर की जगह स्प्लिट रिंग भी लिखा मिलता। कम्यूटेटर क्या करता है, जब भी अपने देखते हैं कि मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये एन पोल,
ये S और यहाँ पे ये मेरा आर्मेचर और यहाँ इस पे लगा हुआ ये मेरा कम्यूटेटर, ये मेरे यहाँ पे ब्रशेस। ठीक है, अब जब भी मैं यहाँ से यहाँ क्या है मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, क्या फ्लक्स रहेंगे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है जी, अब क्या रहता है, ये क्या करेगा जब रोटेट करेगा तो फैराडे लॉ क्या कहता है, फैराडे ने दो नियम पहला दिया था कि जब भी फ्लक्स कटेंगे, जब फ्लक्स कटेंगे तो ईएमएफ जनरेट होगा। तो ईएमएफ है ना, जब भी कोई करंट करेंगे कंडक्टर में फ्लक्स कटेंगे तो ईएमएफ जनरेट होगा। और दो नियम ये कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज है वो ईएमएफ के जो है प्रोपोर्शनल रहेगी। जो अपने जो फ्लक्स चेंज हो रहे हैं वो किसके रहेंगे, वो ईएमएफ के जो है वो प्रोपोर्शनल रहेंगे। ठीक है, ये दो नियम कहते हैं। अब क्या था, ई जो है ईएमएफ, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है तो यहाँ फॉर्मूला लगता है BLV साइन थीटा, इससे भी अपने निकाल सकते हैं। अपने ये देख रहे हैं कि जनरेट किस हिसाब से ये फ्लक्स को करेगा अपने, कि ये जो कंडक्टर है और ये एक्सिस किसका है, फ्लक्स का। जब दोनों सेम एक्सिस में रहते हैं तो थीटा बराबर क्या हो जाता है, 0 डिग्री। अगर मैं यहाँ वेव बनाना चाहूं, ये टाइम t, ये करंट I, या मैं इसको E भी लिख सकता हूँ। ठीक है, बोल्ड थीटा 0, जब दोनों सेम एक्सिस में हो तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ईएमएफ क्या होता है, 0। तो ये 0 डिग्री मैंने यहाँ माना, ये मैंने यहाँ 90 डिग्री मान लिया, या मैं कह सकता हूँ इसको π/2। यहाँ पे 180 डिग्री मानूं मैं, या पाई मान, यहाँ पे 270 डिग्री या 3/2, और ये यहाँ मैंने कोई मान लिया 2। तो जब दोनों 0 डिग्री, मतलब शुरुआत में करंट क्या है, 0 है, थीटा 0 पे भी करंट की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू, ईएमएफ की वैल्यू क्या रहेगी, 0। अब यही थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तो साइन 9 की वैल्यू क्या होती है, 90 की 1, और साइन की सबसे ज्यादा वैल्यू भी क्या हो रहती है, 1 रहती है। तो यहाँ E बराबर किसके हो जाएगा, E मैक्सिमम के बराबर, क्योंकि 90 पे साइन 90 का मान 1, तो E क्या हो जाएगा, मैक्सिमम रहेगा। तो 0 से 90 के बीच में क्या है, वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती है, करंट की वैल्यू बढ़ती बढ़ती कहाँ आ जाएगी, मैक्सिमम पे। कहाँ पे, 90 डिग्री पे। ठीक है, अब क्या था कि अगर मैं साइन की वैल्यू रखूं 180 पे, ये साइन फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो E बराबर साइन 180 का मान कितना था, 0। तो E बराबर फिर क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से घटता घटता 180 पे क्या आ जाएगा, ये साइन की वैल्यू 0। फिर मैं देखूं थीटा बराबर 270, तो साइन 270 की वैल्यू क्या होती है, साइन 270 की वैल्यू होती है -1। तो ये मिनिमम वैल्यू जो है मैक्सिमम में चली जाएगी, माइनस में। तो 270 पे क्या रहा, कम होते होते जो करंट या वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम में जो है 270 पे, माइनस की साइड में। और थीटा बराबर 360 पाई का मान क्या होता है, 0। तो यहाँ पे E बराबर फिर क्या हो जाएगा, 0। तो 2 पाई पे वैल्यू फिर क्या आ गई, 0। तो क्या देख रहे हैं अपने कि जब भी फ्लक्स कटेंगे तो ईएमएफ तो जनरेट होगा, क्योंकि ये क्या करेगा, ये रोटेट होगा यहाँ पे, जब ये घूमेगा तो इस फ्लक्स को क्या करेगा, काटेगा। तो इस हिसाब से मेरे को ईएमएफ मिलता चला जाएगा। तो फ्लक्स कटने से ईएमएफ तो जनरेट हो रहा है, लेकिन ईएमएफ कैसा जनरेट हो रहा है, ये किसकी वेव है, एस। तो एक और ऑब्जेक्टिव है कि जनरेटर चाहे डीसी हो चाहे एसी हो, जनरेट कौन सी करेगा, एसी ही जनरेट करेगा। लेकिन अपने देखते हैं कि जो डीसी जनरेटर है वो क्या करता है, अपने को आउटपुट कौन सी दे रहा है, डीसी दे रहा है। तो ये आउटपुट डीसी अपने को कैसे मिलती है, ये आउटपुट डीसी अपने को मिलती है, अपना एक आता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या करता है, इस एसी को डीसी में देता है। अब एसी को डीसी में क्या बोलते हैं, उस इक्विपमेंट को क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर। अब क्या है, मशीन है तो रोटेशन में रहती है, तो कम्यूटेटर का दूसरा नाम क्या रहता है, मैकेनिकल रेक्टिफायर। ये मोस्ट एक्टिव क्वेश्चन है कि अपना जो है क्या कहते हैं इसको,
कम्यूटेटर है वो एज ए मैकेनिकल रेक्टिफायर भी अपने यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या था यहाँ पे, कम्यूटेटर। और कम्यूटेटर किसकी तरह यूज होता है, एज ए मैकेनिकल रेक्टिफायर यूज होता है। अब ये कैसे रेक्टिफाई करता है वो अपने देखते हैं। हम बात करी कम्यूटेटर यूज कैसे होगा, एज ए रेक्टिफायर। अब ये क्यों मैकेनिकल रेक्टिफायर है, और एक चीज और है कि कम्यूटेटर जो है वो मेरे रोटर के साथ कनेक्टेड होता है, रोटर के साथ कनेक्ट रहेगा, कनेक्टेड रहता है। इसका मतलब ये है कि मेरा जो कम्यूटेटर है वो भी, कम्यूटेटर भी क्या रहेगा, रोटेट होगा। कम्यूटेटर भी क्या होगा, रोटेट होगा। ठीक है, अब अगर कम्यूटेटर रोटेट नहीं हो तो क्या होगा वो देखते हैं अपने, तो सर्किट डायग्राम से देखते हैं। आपने देखते हैं कम्यूटेटर रोटेट होता है या नहीं होता उसका। ये तो एक कोई ये क्या है मेरा एन और एस, ये क्या है मेरा स्टेटर, ये क्या है मेरा रोटर, इसको क्या बोल दिया मैंने, रोटर। ठीक है, अब तो करंट अगर यहां से जा रही है, इधर से आ रही है, तो मैं देखता हूं सर्किट क्या बनता है मेरा। करंट कहां गई, सबसे पहले ए से गई बी की तरफ, बी से गई सी की तरफ, सी से आई डी की तरफ, यहाँ पे डी से आई इस कम्यूटेटर के 2 पे, 2 से ब्रश के 4 पे, 4 से फिर वाई पे, वाई से एक्स पे, एक्स से फिर आई 3 पे, 3 से फिर कम्यूटेटर के 1 पे, और 1 से वापस 1। ये सर्किट इस टाइप से पूरा कैसे, यूं गई यहाँ से यहाँ, यहाँ से इधर, फिर यूं होती हुई ये करंट वापस कहाँ गई, इधर, है ना। तो मैं देख रहा हूं कि जो मेरा लोड है ये, इस लोड पे करंट की डायरेक्शन क्या है, वाई से एक्स की तरफ। लोड पे करंट की डायरेक्शन मेरी क्या दिख रही है यहाँ पे, वाई से एक्स की तरफ, ये डायरेक्शन है ना। फिर मैं इस डायग्राम में देख रहा हूं कि जब कम्यूटेटर रोटेट नहीं हो रहा, ये कब है, कम्यूटेटर जब रोटेट नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। तो मैंने देखा ये क्या था, जब क्योंकि पहले 0 से पहले ये था यहाँ पे 0 डिग्री पे, पहले ये कहाँ था, जब मेरा रोटर 0 डिग्री पे है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड और जो मेरा रोटर है वो सेम अक्ष पे है। ये है कि जब वो 90 डिग्री रोटेट हो गया, जब ये 90 डिग्री रोटेट हो गया, 90 डिग्री रोटेट होने पे क्या हुआ, अपना 180 डिग्री रोटेट हो गया। तब क्या हुआ कि जो सी और डी ये यहाँ थे, तो ये सी और डी कहाँ जाएंगे, इधर, और ए और बी कहाँ चले जाएंगे, इधर। ठीक है, बाकी सारे हैं। तो यहाँ करंट की डायरेक्शन देखें तो अब यहाँ से करंट गई और इधर से आ रही मान ली मैंने, तो करंट आई डी से सी की तरफ, सी से बी की तरफ, बी से ए की तरफ, ए से यहाँ देखो यूं गई करंट, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर। अब क्या, यहाँ ए से देखो करंट इधर से होती हुई सीधी, तो करंट ए से कहाँ आई 1 पे, 1 से कहाँ चलेगी 3 पे, इधर, इधर से फिर एक्स पे, एक्स से वाई पे, वाई से आ गई 4 पे, 4 से सीधी गई डी पे। तो मैंने देखा यहाँ पे एक्स और वाई, उस पे करंट कहाँ जा रही है, एक्स से वाई की तरफ, यहाँ किधर आ रही थी, वाई से एक्स की तरफ। अब मैंने एक और एग्जांपल दिया कि मैं इसको क्यों है जो है रोटेट करवा देता हूँ, किसके साथ, इस कम्यूटेटर को भी अगर मैं रोटेट करवा दूँ, 1 2, और यहाँ क्या था ए बी। अब ये भी उल्टा होगा, सी डी इधर आ गया और ए बी उधर चला गया, तो ए बी से क्या कनेक्टेड था, 1 कनेक्टेड था यहाँ देखो, और सी डी से क्या कनेक्टेड था 2, तो ये भी क्या हुआ, सी डी से 2, ए बी से 1, मतलब साथ में रोटेट करवा रहा है। तब करंट की डायरेक्शन देखिए मैंने, डी से सी, सी से बी, और बी से वापस ए से 1 पे, 1 से होती हुई 3 पे, 3 से होती हुई वाई पे, वाई से एक्स पे, और फिर यहां से होती हुई 4 पे, 4 से 2 पे, 2 पे डी से। तो यहां जब रोटेट करा रहे हैं तो भी करंट की डायरेक्शन वाई की एक्स से, है ना। अगर रोटेट नहीं करा रहे तो कहां है डायरेक्शन करंट की, एक्स से वाई पे। तो हमें पता है कि डी करंट की डायरेक्शन, करंट नहीं होती, डज नॉट चेंज।
तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं चाहिए, तो मैंने देखा लोड पे डायरेक्शन क्या थी, वाई से एक्स की तरफ। अगर मैं रोटेट करा रहा हूं तो भी किसकी तरफ है, वाई से एक्स की तरफ। रोटेट नहीं करा रहा तो एक्स से वाई की तरफ, तो ये गलत हो जाएगा। तो एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि कम्यूटेटर भी साथ में रोटेट होता है, किसके, रोटर के। इसी है रोटर के साथ रोटेट होता है, इसीलिए जो है डीसी मशीन में जो है रोटर वो है रोटेट कराया, जो है वो रोटेट करवाया जाता है। अगर डीसी एसी मशीन में बात करें कि अपने सिंक्रोनस मोटर की बात करें या जनरेटर की बात करें, तो वहां रोटर रोटेट नहीं करवाया जाता। जो डीसी मशीन में रोटर क्यों रोटेट करवाते हैं, क्योंकि मेरे को जो एसी प्रोड्यूस हो रही है उस एसी को किस में करना है, डीसी में कन्वर्ट करना है, इसलिए कम्यूटेटर को रोटेट करवाना पड़ेगा। इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है कि कई बार पूछा जाता है कि डीसी मशीन का रोटर रोटेट क्यों होता है, तो उसका रीजन यही है कि लोड पे करंट की डायरेक्शन सेम करने के लिए एसी को डीसी में बदलने के लिए कम्यूटेटर का रोटर के साथ रोटेट या कम्यूटेटर का रोटेट होना जरूरी होता है। इसलिए कम्यूटेटर को रोटर के साथ लगाया जाता है ताकि रोटर रोटेट करेगा, उसके साथ कम्यूटेटर भी रोटेट करेगा और वो उस एसी को किस में चेंज कर देगा, डीसी में चेंज कर देगा। ठीक है, आगे देखते हैं अपने अब कम्यूटेटर बना किसका होगा ये देखते हैं। जो कम्यूटेटर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम्यूटेटर का पिछले साल पूछा भी गया है कि क्या काम आता है, किसका बना होता है वो जानना जरूरी है। ये बना होता है हार्ड ड्रोन कॉपर का, हार्ड ड्रोन कॉपर का। अब देखो ये इस टाइप से आपको बीच में ये शीट थी, ये शीट है माइका की शीट, अबरक जिसे बोलते हैं, माइका शीट है। इसको और इसको इंसुलेट करने के काम आती है ना। माइका शीट से बीच में लगी होती है इसके इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी के साथ में। ठीक है, ये तो बात थी कम्यूटेटर की। अब कम्यूटेटर के साथ क्या लगे थे, मैंने यहाँ यूं दिखाए थे। कम्यूटेटर के साथ क्या रहते हैं, ब्रशेज रहते हैं। ब्रशेज क्या करते हैं कि जो करंट डेवलप हुई है ईएमएफ जनरेट होने से, उसका तो क्या करता है, कलेक्ट करता है और लोड को सप्लाई करता है या एक्सटर्नल सर्किट को देता है। कौन, ब्रशेज। डीसी मशीन में कार्बन ब्रशेस का यूज होता है, कारण क्योंकि इसमें क्या होता है, सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी, जिसके कारण क्या है, जल्दी से खराब नहीं होते। कार्बन ब्रशेस का यूज किया जाता है। दूसरा, जब भी कम्यूटेशन होता है, कम्यूटेशन में क्या रहता है वो अपने आगे पढ़ेंगे कि कैसे करंट रिवर्सल होता है। कम्यूटेशन के टाइम पे जो है स्पार्किंग को बचाने के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है 2 वोल्ट तक का ड्रॉप होता है वोल्टेज, स्पार्किंग को कम करने के लिए या कम्यूटेटर सेगमेंट को बचाने के लिए मेरे को क्या रहता है, कार्बन ब्रशेस का यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, हाई रेजिस्टिव होते हैं कॉपर ब्रशेस की तुलना में। तो ब्रशेस हो गया, तो क्या पार्ट्स थे, स्टेटर था जिसपे फील्ड वाइंडिंग होगी, रोटर था जिसपे आर्मेचर वाइंडिंग होगी, फिर क्या था, रोटर के साथ कम्यूटेटर लगा होगा, कम्यूटेटर जो है हार्ड कॉपर का बना हुआ था, उसके कनेक्टेड क्या होते हैं, ब्रशेस। ब्रशेस क्या करते हैं, अपने जो है करंट को कलेक्ट करते हैं। अब जो कोर होती है, आर्मेचर कोर जो होती है, कोर किसकी बनी होती है, कोर जो बनी होती है सिलिकॉन स्टील की। कोर अपनी बनी रहेगी सिलिकॉन स्टील की। सिलिकॉन स्टील की क्यों बनी होती है, देखते हैं। सिलिकॉन प्लस स्टील, स्टील की कोर रहेगी, उसमें 5% के आसपास, 2 से 5% भी बोल सकते हैं अपने, जो है सिलिकॉन मिलाया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है, कोर सिलिकॉन स्टील की क्यों होती है, हिस्टेरिसिस लॉसेस को कम करने के लिए, हिस्टेरिसिस लॉसेस को कम करने के लिए। हिस्टेरिसिस लॉसेस, एडी करंट लॉसेस क्या होते हैं, आयरन लॉसेस क्या होते हैं, ये अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन यहां मैं बता रहा हूं आपको हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए कोर जो है सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद में लेमिनेटेड कोर यूज होती है, सिलिकॉन स्टील लेमिनेट की जाती है, वो किस लिए होती है, एडी करंट को कम करने के लिए, एडी करंट कम करने के लिए, एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है जी, इस कोर का यूज किया जाता है। अब कोर होगी, अब क्या रहेगा, यहाँ पे पोल्स हो गए, पोल पे पोल शू होते हैं जो उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं, जैसे कि अपने ऊपर डायग्राम में चलते हैं। अब वाइंडिंग की बात करते हैं, उससे पहले डायग्राम में जाने से पहले अब आर्मेचर वाइंडिंग है,
वो दो टाइप की होती है, पहली लैप वाइंडिंग, दूसरी वेव वाइंडिंग। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले इस वीडियो में इनकी खासियत पढ़ लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से। इसमें समांतर पथों की संख्या, पहली विशेषता क्या है वेव की, समांतर पथों की संख्या क्या रहती है, 2, हमेशा ही 2 रहेगी। इसके कारण क्या होगा, इसको सीरीज वाइंडिंग भी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सीरीज वाइंडिंग कौन सी होती है, वेव वाइंडिंग रहती है। सीरीज वाइंडिंग होने के कारण ये क्या रहता है, सीरीज वाइंडिंग के कारण ये हाई वोल्टेज पे काम करती है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरा, जो है आप चाहे आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं, लाइनमैन की, चाहे एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप डिप्लोमा करने के बाद जेईएन की तैयारी करते हैं, तो यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने हैं, हाई वोल्टेज और लो करंट। वैसे ही लैप वाइंडिंग की बात करें तो लैप वाइंडिंग में जो पैरेलल पाथ है वो पोल्स बराबर पैरेलल पाथ, जितने पाथ होंगे तो इट मीन्स ये जो है पैरेलल वाइंडिंग कहलाती है। और दूसरा क्या है, इसमें जो है वोल्टेज जो होती है लो होगी, लो वोल्टेज पे काम करेगी और हाई करंट पे काम करेगी, हाई करंट पे काम करेगी। तो इनका बेसिक जो है वो अलग, बाकी डिटेल में देखेंगे कैसे वाइंडिंग की जाती है ये, लेकिन आपको ये बेसिक क्वेश्चन, और इन बेसिक क्वेश्चन में से कम 2 से 3 तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और यही 2 से 3 शॉर्ट और बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देख लो डायग्राम में, देखो इस कंस्ट्रक्शन में क्या था पहले, ये क्या है, यहां मैं देखूं ये क्या है, मेरे पोल्स, ठीक है, फील्ड पोल बोल दिया इनको, जैसे कि यहाँ ये लिखा। अंदर क्या है, ये है अपने जो है आर्मेचर या रोटर बोल देते हैं जिसको, ठीक है। पोल को संभालने के लिए क्या रहते हैं, पोल जो यहाँ पे इसने दिया हुआ है। अंदर ये क्या है, अपने को यहाँ दिख रहा है जो ये वाला, ये क्या है मेरा कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या काम करेगा, एसी को डीसी में बदलेगा। अगर ये मोटर की बात करते तो यूनिडायरेक्शनल टॉर्क देता मोटर में कम्यूटेटर जो है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे सर्कल से दिख रहे हैं आपको, ये क्या आर्मेचर के कंडक्टर हैं। अब क्या रहता है, जब फ्लक्स यहाँ से एन से एस की तरफ जाएंगे, एन से एस की तरफ जाएंगे, तो कुछ फ्लक्स तो क्या है वापिस यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर जाते हैं, लेकिन बाकी फ्लक्स योग के थ्रू जो है वो आपको जो है अपना पाथ, जो मैग्नेटिक पाथ है वो कंप्लीट करते हैं। तो एक चीज और रहेगी इसमें अपनी, क्या, जो योग की बात करें, अपने योग की बात करें तो योग क्या करता है, बना किसका होता है, पहले बात तो कास्ट आयरन का छोटी मशीनों में, स्टील का बड़ी, ठीक है। दूसरा काम क्या करता है, पहला काम तो इसका ये है कि सारे अंदर के पार्ट्स हैं, चाहे वो रोटर है, चाहे वो स्टेटर है, चाहे वो वाइंडिंग है, चाहे वो कम्यूटेटर है, पोल शूज हैं, कुछ भी है, जितने मशीन के इंटरनल पार्ट्स है उनको डैमेज से, बाहर से डैमेज होने से कौन, योग मशीन को आउटर जो है स्ट्रेंथ देता है। दूसरा ये कास्ट आयरन का या कास्ट स्टील का क्यों होता है, क्योंकि इन क्या होता है, रिलेक्टेंस कम होता है, लो रिलेक्टेंस होना चाहिए। रिलेक्टेंस क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस काम करता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या काम करता है, रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को रोकता है, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स को रिलेक्टेंस रोकता है। तो इक्विवेलेंट है रेजिस्टेंस के रिलेक्टेंस। तो अगर रिलेक्टेंस किसी चीज का कम होगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो सकेंगे। तो लो रिलेक्टेंस का पाथ होना चाहिए, प्रोवाइड करवाता है, इसलिए कास्ट स्टील या कास्ट आयरन का बना होता है। क्यों लो रिलेक्टेंस ये, क्योंकि लग आधा फ्लक्स जो है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं या वो फील्ड में वाइंडिंग बनाती है, वो आधा फ्लक्स रिटर्न पाथ किसका लेता है, वापस किससे आता है, वो योग के थ्रू आता है, योग के थ्रू आता है, ठीक है। तो काम ये भी हुआ कि वापस रिटर्न पाथ देना। तो योग के बारे में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किसका बना रहता है, छोटी मशीनें हैं तो किसका, कास्ट आयरन का, बड़ी मशीन है तो कास्ट स्टील का, हाई रेटिंग की है तो ये क्या करता है, बाहरी डैमेज से बचाता है मशीन के पार्ट्स को। दूसरा होना कैसा चाहिए, योग होना चाहिए रिलेक्टेंस मटेरियल का, ठीक है।
और उसके बाद में क्यों लो रिलक्टेंस का होना चाहिए, क्योंकि लगभग आधा फ्लक्स इसी के थ्रू जो है अपना पाथ कंप्लीट करता है। तो ये थी डीसी जनरेटर की जो है डीसी मशीन की जो है अपने क्या कहते हैं बनावट, कंस्ट्रक्शन। बनावट पढ़ी अपन ने, दूसरा पढ़ा प्रिंसिपल, तीसरा पार्ट पढ़ा, पार्ट बने किस किस के होते हैं वो पढ़ा, वाइंडिंग होती है कौन सी लो वोल्टेज के लिए काम आती है, कौन सी हाई वोल्टेज के लिए काम आती है। तो मशीन का बेसिक पढ़ने के लिए ये एक चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही और चैप्टर अपने आगे से आगे पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।